हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भूगोल से संबंधित उन प्रश्नों के बारे में जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर देशों और आत्मनिर्भरताओं की सूची में भारत की रैंक है। सही होगा ऑप्शन बी 2। दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंक दूसरी है। इस आधार पर देशों का क्रम है, पहला है चीन 18.6%, दूसरा है भारत 17.7%, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका 4.3%, चौथा इंडोनेशिया 3.5%, पांचवा है पाकिस्तान 2.8%। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 90%। दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित 90% है। निम्नलिखित देशों में से किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है? दक्षिण कोरिया। दोस्तों, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार एक तरफ देश है, एक तरफ प्रजनन दर है। सिंगापुर की प्रजनन दर वर्ष 2018 में 1.1%, दक्षिण कोरिया की वर्ष 2018 में 1.0%, लाटविया की वर्ष 2018 में 1.6 थी। ताइवान सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम प्रजनन दर 1.06 था। ध्यातव्य है कि विश्व बैंक ताइवान का पृथक आंकड़ा जारी नहीं करता। निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? सोमालिया। दोस्तों, प्रश्नकाल एवं वर्तमान में सोमालिया में प्रजनन दर सर्वाधिक थी। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ है प्रजनन दर वर्ष 2018। दोस्तों, अंगोला की प्रजनन दर थी 5.5, माली की 5.9, सोमालिया की 6.1 और नाइजीरिया की 5.4। यूपी ट्रिपल एससी ने इस प्रश्न का विकल्प डी माना है, नाइजीरिया, जो कि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। दोस्तों, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? सही जवाब होगा बलुई मिट्टी। तेज हवाओं द्वारा बलुई मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। यह घटना वायु अपर्दन कहलाती है। वायु अपर्दन है उच्छालन, पृष्ठीय विसर्पण तथा झूलन। टेरा रोसा शब्द का अर्थ है, टेरा रोसा शब्द का अर्थ है लाल मिट्टी से। दोस्तों, कास्ट स्थलाकृत कास्ट प्रदेश में चट्टान की ऊपरी सतह पर लाल चिकनी मिट्टी का एक पतला आवरण पाया जाता है, जिसे टेरा रोसा कहा जाता है। इसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चीन। दोस्तों, एफएओ के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 में चीन विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा भारत एवं रूस क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर। दोस्तों, विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन व उसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है चीन। इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन के अनुसार चीन सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। विश्व में सिल्क उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितने से अधिक है? तो दोस्तों, दिए गए प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता है। अंग्रेजी संस्करण में वैश्विक कपास क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा, इंडिया अकाउंट्स फॉर ए ओवर ऑफ द ग्लोबल कॉटन एरिया, पूछा जा रहा है, जबकि हिंदी संस्करण में उत्पादन में। ज्ञातव्य है कि कपास उत्पादन में लगभग 1/4 हिस्सेदारी के साथ भारत का विश्व में पहला स्थान है और विश्व के 1/3 से अधिक क्षेत्रफल में भारत कपास की पैदावार करता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? भारत का। दोस्तों, एफएओ के आंकड़े के अनुसार वर्तमान में विश्व में धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चीन इस दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका औसत घनत्व 1.32 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है।
बृहस्पति अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है, इसलिए यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के। दोस्तों, प्रश्न काल में बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह थे। वर्तमान में ग्रह एवं उपग्रह चंद्र निम्न है। बुध के 0 है, शुक्र का 0 है, पृथ्वी का 1 उपग्रह है, मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के 79 है, शनि के 82 हैं और अरुण के 27 है और वरुण के हैं 14। दोस्तों, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ज्वारी हाइपोथेसिस। जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं का सही सुमेलन निम्नवत है। नेबुलर परिकल्पना, लाप्लास, ज्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स जीन और हैरोल्ड जेफरी। गैसी हाइपोथेसिस, कांट। ग्रही हाइपोथेसिस, चेम्बरलिन और मोल्टन। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत लाप्लास की निहारिका परिकल्पना तथा द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चेम्बरलिन और मोल्टन की ग्रही परिकल्पना, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना तथा जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने गैसीय परिकल्पना प्रस्तुत की। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? शुक्र। सौरमंडल में स्थित ग्रहों का आकार छोटे से बड़े के अनुसार इस प्रकार है: बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, शनि तथा बृहस्पति। इस प्रकार प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में शुक्र ग्रह पृथ्वी से आकार में छोटा है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। दोस्तों, एक तरफ ग्रह हैं और एक तरफ उनका व्यास दिया गया है जो कि किलोमीटर में है। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है प्रकाश मंडल। दोस्तों, प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का वातावरण मुख्य रूप से प्रकाश मंडल, वर्णमंडल तथा प्रभामंडल से मिलकर बना है। प्रकाश मंडल में सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जिससे यही भाग दिखाई पड़ता है। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी एक तारा नहीं है बल्कि तारा व्यवस्था है। इसके अंतर्गत 3 तारा आते हैं: अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी के निकटतम स्थित तारा है। यह पृथ्वी से 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है, जबकि अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी पृथ्वी से 4.35 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? मंगल ग्रह को। दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, जबकि शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा सांझ का तारा कहते हैं। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीकी तथा सबसे छोटा ग्रह है, जबकि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म एवं सबसे चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन तथा भोर और साय का तारा भी कहा जाता है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लगभग 500 सेकंड। दोस्तों, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 499 अर्थात लगभग 500 सेकंड का समय लगता है, जिसे मिनट में बदलने पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय आता है। सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का अनुपात लगभग क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3:1। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियान, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 75% हाइड्रोजन एवं 25% हीलियम होता है। इस प्रकार हाइड्रोजन एवं हीलियम का अनुपात लगभग 3:1 होगा।
निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? वरुण। दोस्तों, सौरमंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर आंतरिक तथा बाह्य ग्रहों की कल्पना की गई है। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। आंतरिक ग्रह सिलिकेट तथा धातुओं के बने होते हैं, जबकि बाह्य ग्रहों के निर्माण में गैसों की प्रधानता है। बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। यम को सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सौरमंडल के बाहरी काइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। सही जवाब होगा अंडाकार पथ पर। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ पर करती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट का समय लगता है। इसे सौर दिवस भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पृथ्वी की पपड़ी का एक प्रमुख अंश मुख्य रूप में से गठित होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। भूप्रपट्टी का ऊपरी भाग स्थलमंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। धरातल से लगभग 16 किलोमीटर की गहराई तक 95% भूप्रपट्टी चट्टानों से बनी है। भूप्रपट्टी के 87% खनिज सिलिकेट है। क्वार्टज के दो तत्व सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन है। इस प्रकार पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्थलमंडल। दोस्तों, स्थलमंडल भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस शैल पदार्थों की परतें हैं। इसका निर्माण खनिज तत्वों, शैलों तथा मिट्टी से हुआ है। स्थलमंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% है। दिन और रात कहां बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। दोस्तों, दिन और रात विषुवत रेखा पर लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर दिन एवं रात की अवधियां मौसम के अनुरूप घटती बढ़ती रहती हैं। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? संक्रांति। दोस्तों, रात और दिन की लंबाई में सर्वाधिक अंतर संक्रांति पर होता है। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? 3 ट्रिलियन। दोस्तों, येल स्कूल ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 3.04 ट्रिलियन से अधिक वृक्ष हैं। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 422 वृक्ष आते हैं। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर विकल्प ए है। 1 डिग्री अक्षांश लेटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर। दोस्तों, 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर को दर्शाता है। ध्रुवों पर जहां यह 111.7 किलोमीटर, जबकि भूमध्य रेखा पर 110.6 किलोमीटर होती है। ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है? 52वां समानांतर दक्षिण। दोस्तों, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है 52वां समानांतर दक्षिण अक्षांश कहलाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में 30 से 35 डिग्री के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायदा पेटी अश्व अक्षांश हार्श लेटिट्यूड के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 32 से 35%। पृथ्वी की रासायनिक संरचना में लौह तत्व की मात्रा 32.07% है, जो कि 32 से 35% के बीच आता है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। जबकि शुक्र ग्रह में लोहे की मात्रा 31.17% तथा बुध ग्रह में 64.47% लौह तत्व पाया जाता है। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? सही जवाब होगा 6371 किलोमीटर। नासा के अनुसार पृथ्वी का वृहद माध्य अर्धव्यास 6371 किलोमीटर है, जबकि विश्ववतीय अर्धव्यास 6378.137 किलोमीटर, ध्रुवीय अर्धव्यास 6356.752 किलोमीटर तथा कोर अर्धव्यास 3485 किलोमीटर है। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर विकल्प बी है।
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या 6,378.137 किलोमीटर एवं व्यास 12,756.274 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713.50 किलोमीटर है। एक घंटे के समायांतर में देशांतरी दूरी होगी 15 डिग्री। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और इस प्रक्रिया में 360 डिग्री घूम जाती है। इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। शारदीय विषुव रात दिन बराबर 2019 में किस तिथि को था? 23 सितंबर को। दोस्तों 20-21 मार्च को बसंत विषुव के समय तथा 22-23 सितंबर को शरद विषुव के समय दिन रात बराबर होते हैं। इन स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष का सबसे लंबा दिन है 21 जून। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 21 और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है 21 जून। कर्क रेखा कहां से गमन करती है? भारत और सऊदी अरब से। दोस्तों दिए गए विकल्पों में कर्क रेखा भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। दोस्तों भूमध्य रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है: इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोमे और प्रिंसिपे। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकल्प भी सही उत्तर होगा। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर किसके सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डून्स। दोस्तों डून्स यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। सही जवाब होगा गोंडवाना भूमि। दोस्तों गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। यूरोप का प्रमुख मछुआरी क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में। दोस्तों यूरोप का प्रमुख मछुआरी क्षेत्र डांगर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य स्थित है। उत्तरी सागर नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम आदि के मध्य स्थित है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मनीला में। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। वर्ष 1960 में स्थापित यह केंद्र चावल अनुसंधान के मामले में सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र है। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार की पहल पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का वाराणसी में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र खोला गया है। यह क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थित राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। असंगत मिलान खोजें। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर झील कनाडा, ये असंगत है। दोस्तों दुनिया की सबसे गहरी झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील नहीं बल्कि रूस की बैकाल झील है। यह झील रूस के 2 राज्यों इरिकुत्स्क ओब्लास्ट और बुर्यात गणतंत्र की सीमा पर स्थित है, अतः विकल्प सी गलत है, अन्य सभी विकल्प सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पटाका किस देश की मुद्रा है? मकाऊ की। दोस्तों मकाउनिस पटाका MOP मकाऊ देश की मुद्रा है। मकाऊ चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। मकाऊ पर्ल नदी डेल्टा के पश्चिम में स्थित है। इसकी सीमाएं गुआंगडोंग प्रांत से उत्तर में मिलती हैं एवं दक्षिण पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है।
निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? सुंडा ट्रेंच। दोस्तों, पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 70% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। इस जल क्षेत्र के सबसे बड़े घटक महासागर हैं। इन महासागरों में गर्त पाए जाते हैं जो महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। विश्व की सबसे गहरी गर्त मैरियाना ट्रेंच, इसे चैलेंजर भी कहते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी तरह दिए गए विकल्प में हिंद महासागर का गहरा भाग सुंडा गर्त के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त डायामेंटिना गर्त अथवा परिखा है। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। दोस्तों, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच, जिसे सुंडा गर्त भी कहा जाता है, हिंद महासागर में स्थित है। यह हिंद महासागर के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है, इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र वर्षा छाया प्रभाव से नहीं बनता। ध्यातव्य की पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तुर्की स्थित टारस पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा छाया प्रभाव का निर्माण होता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है 1/4वां। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का 1/4 तथा द्रव्यमान 1/81 है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया में। गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है। यह ज्वालामुखी कोलंबिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। माउंट एटेना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इटली में। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी कुल ऊंचाई 3350 मीटर है। यह 1190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ढाल ज्वालामुखी। दोस्तों, हवाई द्वीप पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी ढाल ज्वालामुखी के उदाहरण है। यह सभी ज्वालामुखियों में सबसे विशाल है। तरल लावा के उद्गम के कारण इनकी ढाल मंद होती है। ये ज्वालामुखी प्रमुख रूप से बेसाल्ट से निर्मित होते हैं तथा कम विस्फोटक होते हैं। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भूकंप। दोस्तों, भूकंप के आने का मूलभूत कारण टेक्टोनिक प्लेटों का संचलन है। ये भौगोलिक परिघटना सर्वाधिक उस स्थान पर घटित होती है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? बी हमिंग बर्ड। दोस्तों, बी हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी है। यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। इसकी लंबाई लगभग 2 इंच होती है। ग्रेट बैरियर रीफ एक है परवाल रचना। दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित परवाल रचना है। यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है। यह लगभग 3,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? सही जवाब होगा -93.2 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में -93.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पूर्वी अंटार्कटिका में यह तापमान 10 अगस्त 2010 को रिकॉर्ड किया गया। सैटेलाइट पर्यवेक्षण द्वारा दर्ज यह तापमान संशोधनीय भी है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन समुद्री जल तथा खारी झीलों के जल में पाया जाता है। इसकी खोज एजे बालार्ड ने 1826 में की थी। यह हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।